सभी को यूट्यूब चैनल रिंकी जी के ज्ञान में आप लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हमारा चैप्टर विषय रहने वाला वो ज्योग्राफी से होगा और जो चैप्टर होगा वर्षा, मानसून और मिट्टी से प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता देती हूँ वही बात कि वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि और भी जितने सारे नोटिफिकेशन रहे आप लोग तक पहुँच पाएँ। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि आगे लोगों को हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो उनको हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि मानसून का निवर्तन इंगित करता है। मानसून का निवर्तन मतलब होता है लौटना। ठीक है, तो भारत में जब मानसून पहुंचता है इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर मानसून जाता है तो बारिश होती है इधर पश्चिम साइड में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में भारी वर्षा होती है। ठीक है, और जब वही मानसून जब लौटता है इधर से इधर लौटती है तब क्या होगा, यह निवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि मानसून का निवर्तन इंगित करता है। तो इसमें ऑप्शन में पढ़ देती हूँ, साफ आकाश से। ठीक है, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, ये नहीं होगा। ठीक है, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ये भी नहीं हो सकता है। निम्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुने। इसमें सिर्फ केवल आंसर सिर्फ एक दिख रहा है, यानी केवल एक। ठीक है, ए नंबर में। आगे बढ़ते हैं, आप लोग याद करते चलेंगे, साथ में याद करने से ज्यादा अच्छा होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। ठीक है, उग्र मतलब जो सबसे ज्यादा मतलब चक्रवात लाता है और भयानक रहता है चक्रवात। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कोरोमंडल तट। तो भारत, ये हमारा प्यारा भारत, में थोड़ा सा इसका फिगर बना देती हूँ, भारत का आधा में बना देती हूँ। ठीक है, ये हमारा छोटा सा प्यारा भारत। ठीक, तो यहाँ बोल रहा कोरोमंडल तट किधर है, तो कोरोमंडल तट यहाँ आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक जो है इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और एक मालाबार तट है कि कर्नाटक से लेकर के केरल तक को क्या बोलते हैं, मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक है, तट। और यहाँ कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र तक तो बोलेंगे कौन सा तट, कोंकण तट। कोंकण तट। ठीक है, तो सारा क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन। ये इसका कोरोमंडल तट कहाँ है, कोरोमंडल तट ये आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक कोरोमंडल तट है। कोंकण तट को बोलेंगे महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक से लेकर के यहाँ महाराष्ट्र तक कोंकण तट बोलेंगे। और मालाबार तट तक बोलेंगे महाराष्ट्र से लेकर के ये केरल तक को मालाबार तट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित अधिक होता है तो कौन होते हैं, तो कोरोमंडल तट होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद करते चलेंगे साथ साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो सबसे सूखा स्थान, सबसे उत्तरी वाला इलाका कौन है, तो लेह है। यानी कि लद्दाख की राजधानी कौन है, तो शुष्क मतलब होता है सूखा इलाका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोग याद रखेंगे लेह। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ है, हमने रिपीट करके नहीं ये डाले हैं, लेकिन ये आयोग के द्वारा ही रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। 2023 में क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा, शुष्क स्थान वही है लेह। लद्दाख की राजधानी जो है लेह है। इसमें क्या कह रहा है, भारत में शक्तिशाली अल नीनो कारण है। तो अल नीनो क्या है, तो इसको सूखे का कारण है। अल नीनो सूखे का कारण है। ठीक है, इसका याद रखेंगे, अल नीनो जो है सूखे का कारण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा वर्षा से है। तो वर्षा से क्या क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो वर्षा जो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि इधर से इधर जो इधर होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से इधर जाती है, इधर से वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम जो भारत में अधिक वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्टूबर और नवंबर में महीने में भारी वर्षा होती है। तो अक्टूबर और नवंबर में जो भारी वर्षा होती है कहाँ होती है, तो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट मैं फिर से बता देती हूँ, कहाँ से कहाँ तक, आंध्र प्रदेश से लेकर के ये तमिलनाडु तक को क्या बोलेंगे, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक है, तो यहीं पे जो है अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा मतलब समझिए कि आम्र वर्षा जो होती है वो आम की मतलब कि क्षतिग्रस्त के लिए नहीं होती है, जबकि ये इसमें जो होती है आम की वर्षा जो होती है, आम्र वर्षा जो होती है इसमें आम की फसल जो है अच्छी तरह होती है, बढ़िया से होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो आम्र वर्षा जो होती है ये कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून वर्षा जो उसमें फुहारे गिरती है। ठीक है, जो कि आम की फसल के लिए अच्छी होती है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आम की फसल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि ग्रीष्म के अंत में
ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी। अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है। पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में सामान्य घटना है, मतलब सामान्य घटना वो होते रहती है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्थानीय नाम से क्या कहते हैं? तो मैंगो सरोवर। तो मैंगो सरोवर जो कर्नाटक और केरल के जो तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है उसको मैंगो सरोवर करते हैं, जो कि आम की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ठीक है, मैंगो सरोवर में जो क्या होती है, इसमें बारिश जो फुहारों की तरह गिरती है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। जो अब राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण क्या होता है कि ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, इसके लिए वहां पे कम वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। तो कितना से कम होना चाहिए शुष्क भूमि में, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए जहाँ की शुष्क भूमि कृषि की जाती है। वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? ठीक है, यहाँ कह रहा है कि जब चिकनी मिट्टी की बात हो रहा है, चिकनी मिट्टी काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो इसमें गली कटाव होता है। तो जब समुद्र, ये नदी बह के आ रही है, ठीक, बह करके समुद्र में आती है, तो यहाँ पे क्या होता है? गली कटाव। यहाँ पे कुछ कुछ जो है गाज की तरह यहाँ पे बन जाता है, इसी को बोलते हैं गली कटाव। ठीक है, नदी ऐसे करके आके बहती है और यहाँ पे छोटे छोटे गली कटाव हो जाता है, मतलब गाज की तरह। ठीक है, कुछ आकार भी सबका अलग अलग तरह का आकार भी नाम दिया, कोई आई आकार का, कोई यू आकार का, उसी को बोलते हैं गली कटाव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए शीतकालीन वर्षा से है क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो किस राज्य में मिलती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा किस राज्य में मिलेगी? तो ये इसमें केरल में भी मिलेगी, और केरल और तमिलनाडु राज्यों में भी, केरल और तमिलनाडु में जो है जाड़े के मौसम में बारिश होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें डी नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाएं, तो प्राकृतिक आपदाएं से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाओं को सूची एक को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो बाढ़ जो आता है सभी को पता है, बाढ़ जो आता है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में बाढ़ आता है। और भूकंप जो आता है, इसका करेक्ट आंसर हिमालय गिरिपथ क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा। और सूखा जो आएगा वो सूखा मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात जो आएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के ये उत्तरी झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में। ठीक है, तो मैं फिर से मिलान कर देती हूँ, गलत हो गया। बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। भूकंप हो जाएगा हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र, और सूखा जो हो जाएगा ये मध्य पूर्वी भारत में, चक्रवात जो झारखंड उत्तरी उड़ीसा में हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मिला लेंगे आप लोग, साथ साथ में शेयर भी करते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति पूर्ण है? तो कौन सा भूस्खलन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन एक से अधिक पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र जो है ये पूर्ण नहीं है, प्रोन। ठीक है, प्रोन नहीं है। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र जो है प्रोन नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं। मिट्टियां से क्वेश्चन है, काली मिट्टी से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो पाई जाएगी सबसे ज्यादा पाई जाती है गुजरात में। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर दक्कन के क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, दक्कन का इलाका हमारा ये रहा, दक्कन का इलाका। ठीक है, ये है दक्कन का इलाका। तो दक्कन के क्षेत्र में ये सब काली मिट्टी पाई जाए। काली मिट्टी किस लिए उपयुक्त है? ये कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो पिछले भी मैं बता दी, रेगुड़ मिट्टी को और काली कपासी भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको दोनों उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक है बांगर और खादर। तो बांगर को पुरानी मिट्टी बोलेंगे, बांगर को पुरानी मिट्टी। ठीक है, पुरानी मिट्टी या खादर को नई मिट्टी। ठीक है, तो नई मिट्टी या पुरानी मिट्टी कौन सी मिट्टी के अंतर्गत आता है? तो ये दोमट मिट्टी, यानी कि दोमट मिट्टी को ही बोलते हैं। खादर और बांगर दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा इस प्रश्न के अनुसार ये रेगुड़ और काली कपासी हो जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं।
रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो कहाँ पे है? इसमें ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो महाराष्ट्र में है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पाया जाएगा तो गुजरात में पाया जाता है रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र लगा सकते हैं उसका आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है? यह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को इसी को मैं पिछले क्वेश्चन में बता दी हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में। जलोढ़ मिट्टी के दो भागों में बांटा है, खादर और बांगर। तो बांगर को बोलते हैं पुरानी मिट्टी, ठीक है, बांगर को पुरानी मिट्टी बोलेंगे और खादर को नई मिट्टी बोलेंगे, ठीक। तो समझ गए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? वही क्वेश्चन है कि गंगा मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? वही बांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी को ही बांगर मिट्टी बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ कुछ वीडियो में समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो वीडियो, और अच्छा लगे तो आप लोग को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ।